आज बेटा हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कौन से ऐसे अवामिल हैं, चीजें हैं जिसकी वजह से या तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। यानी कि ऐसी चीजें बच्चों हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जिसकी वजह से या तो वो रिएक्शन जल्दी होगा या फिर बच्चों स्लो होगा। तो एंजाइम का जो एक्शन है उसके ऊपर असर अंदाज होने वाले फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से बड़ा वो काम जल्दी हो सकता है या फिर लेट हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर बड़ा है छोटा सा लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो पहला बड़ा फैक्टर आ रहा है एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम की मिकदार। क्या एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या बच्चों कम होता है? लिखता है बड़ा आपकी बुक में, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एंजाइम कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एंजाइम कंसंट्रेशन के जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली वो डिपेंड कर रहा होता है एंजाइम की मिकदार के ऊपर। लेकिन साथ एक शर्त भी है, ये उस वक्त ऐसा होगा इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड। अगर सबस्ट्रेट की मिकदार अनलिमिटेड है, अगर सबस्ट्रेट बच्चों अवेलेबल है, अगर सबस्ट्रेट बच्चों अभी भी मौजूद है, उसकी ज्यादा मिकदार मौजूद है, देन उस वक्त जब सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा मौजूद है आपके पास, अनलिमिटेड है, तो फिर अगर आप एंजाइम की मिकदार बढ़ाते जाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों बढ़ता जाएगा। बात समझ आ रही बेटा? लेकिन ये ध्यान करना कि उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से जब सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, जब सबस्ट्रेट बच्चों ज्यादा हो। जो बात बड़ा आगे आनी है, अगर सबस्ट्रेट कम पड़ा और एंजाइम ज्यादा हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों नहीं बढ़ेगा। आगे बड़ा बात आनी है। तो फिलहाल याद करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एंजाइम कंसंट्रेशन इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड। एक बड़ा और इंफॉर्मेशन आ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल बाय डबलिंग द अमाउंट ऑफ एंजाइम। ये बड़ा बात ठीक है। अगर एंजाइम आपने डबल कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा पहले से वो भी डबल हो जाएगा। क्या बेटा हमने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल बाय डबलिंग द अमाउंट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अगर बेटा एंजाइम आपने डबल कर दिए तो रिएक्शन भी पहले से डबल हो जाएगा। तो एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता क्यों है? आखिर है क्या चीज? असल बेटा कहता है कि जब आपने एंजाइम को बढ़ाया, इंक्रीज ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एक्टिव साइट। जो एंजाइम बढ़ेंगे बेटा इसका मतलब है एक्टिव साइट वो भी ज्यादा हो जाएगी। देखो बच्चों, एंजाइम ने तोड़ना है चीजों को अपनी एक्टिव साइट के जरिए। तो जितने एंजाइम उतनी एक्टिव साइट। तो एंजाइम जो बढ़ेंगे फिर एक्टिव साइट बढ़ जानी है, और एक्टिव साइट के बढ़ने से चीज जल्दी टूटेगी, ज्यादा टूटेगी। बेटा एक्टिव साइट याद है ना आपको? जैसे देखो ये आ गया, ये बड़ा एंजाइम खड़ा हुआ है और ये उसकी एक्टिव साइट है। जिधर आकर सबस्ट्रेट ने बाइंड होना है, ये बड़ा ग्रीन सबस्ट्रेट है पड़ा था हमने, तो एंजाइम ने अपनी इस एक्टिव साइट के जरिए उस सबस्ट्रेट को तोड़ना है। तो जितने बड़ा एंजाइम ज्यादा होंगे तो बड़ा उसके साथ उसकी एक्टिव साइट भी ज्यादा हो जाएगी। तो एक्टिव साइट ज्यादा होगी तो एंजाइम बच्चों ज्यादा हो जाएंगे, एंजाइम जल्दी तोड़ेंगे उसको। बात समझिए बेटा? तो एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से एक्टिव साइट में इजाफा होता है। अब इधर आ जाओ बेटा। अब एक चार्ट बेटा आगे आ रहा है, इधर आओ, चार्ट बेटा हम देखते हैं। अगर सबस्ट्रेट बड़ा ज्यादा खड़ा हुआ है, ये बड़ा सबस्ट्रेट है और ये बड़ा एंजाइम की कंसंट्रेशन है। अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है तो एंजाइम की मिकदार बड़ा जो बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे बड़ा सबस्ट्रेट 100 है, एंजाइम आपके पास 20 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अब कम है। एंजाइम जो कम है
एंजाइम कम है ना, तो जब तोड़ने वाले कम हैं तो काम कम ही होगा, जब मजदूर कम है तो काम वो तो स्लो ही होगा। अगर आप एंजाइम की मिकदार बढ़ा देते हैं, 20 से बच्चों 50 कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों पहले से बढ़ जाएगा। काम करने वाले जो बढ़ गए, मजदूर जो आपने बढ़ा दिया, एक्टिव साइट जो बढ़ गई है, एंजाइम जो बढ़ गया है, अगर आपने बेटा 70 कर दिए, रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाएगा। अगर 90 कर दिए, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों और बढ़ जाएगा। तो एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों बढ़ता जा रहा है। हाँ, एक हद आ जाएगी, एक हद वो आएगी, एक हद जब बच्चों आ गई जहां जाकर एंजाइम और सबस्ट्रेट बेटा बराबर हो गए, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। वो एक ही रफ्तार से जारी रहेगा। बेटा हमने कहा अगर सबस्ट्रेट बच्चों ये ज्यादा खड़ी हुई है, बच्चों वही बात उन्होंने कहा था, अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है, तो एंजाइम की मिकदार बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक हद वो आ जाएगी, जब बेटा वो हद आ गई जहां एंजाइम और सबस्ट्रेट बराबर हो गए, तो अब अगर आपने मजीद एंजाइम को बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों नहीं बढ़ेगा, बल्कि बेटा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो एक ही रफ्तार से जारी रहेगा। क्यों? मजदूर तो आपने बढ़ा दिए, या तो बच्चों बराबर हो चुके 100। अगर मजीद आपने मजदूर और बढ़ाए, काम तो वो तो 100 ही है, तो वो जो 20 सरप्लस खड़े हुए मजदूर, उनके पास तो काम ही कोई नहीं है, वो तो काम ही कोई नहीं कर सकते। तो काम उसी रफ्तार से जारी रहेगा, उसमें इजाफा नहीं होगा। बच्चों हमने कहा अगर सबस्ट्रेट बड़ा ज्यादा है, एंजाइम की मिकदार बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक हद वो आ जाएगी जब सबस्ट्रेट और एंजाइम बेटा बराबर हो गए, अगर आगे चलकर आपने मजीद एंजाइम में इजाफा किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों नहीं बढ़ेगा, बल्कि एक ही रफ्तार से जारी रहेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। इससे बेटा क्या मुराद है? इससे मुराद बेटा ये है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक होता है बच्चों लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? द सब्सटेंस which is present in the least amount। रिएक्शन में हमेशा जो चीज कम मिकदार में होती है, ऑलवेज कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, हमेशा उसने ही रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है। बेटा याद करना, जिसकी मिकदार बेटा कम होगी, हमेशा उसने रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है, वो लिमिटिंग फैक्टर। या बेटा आपने पढ़ा होगा, the substance which consumed या used earlier, वो चीज जो जल्दी इस्तेमाल हो जाए। जल्दी इस्तेमाल कौन होगा? जो वो तो कम ही होगा, कम होगा जल्दी इस्तेमाल हो जाएगा, वो लिमिटिंग है, वो लिमिटिंग है, महदूद है। तो लिमिटिंग फैक्टर बेटा ये है कि वो चीज जो हमेशा कम मिकदार में होती है, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है। अब आ जाओ बेटा, देखो एंजाइम और सबस्ट्रेट में कम कौन खड़ा हुआ है? एंजाइम खड़ा हुआ है, ये लिमिटिंग है। अब ये बच्चों लिमिटिंग है, इसकी मिकदार बढ़ाते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। हमने कहा था लिमिटिंग वो है जो कम मिकदार में हो, हमेशा वही रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर वो जो कम खड़ा हुआ है एंजाइम, उसकी मिकदार बेटा बढ़ाते जाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब वो हद आ गई, जब वो बराबर हो गए, अगर जिसको आप बढ़ा रहे थे, अगर अब उसकी मिकदार बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उस सबस्ट्रेट को बढ़ाओ, क्योंकि बेटा अब इसमें ये लिमिटिंग हो चुका है, ये कम हो गया इसमें। देखो ना कि बच्चों 120 100 हो चुका है। अब जो चीज कम है तो उसको बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना, वरना इसके बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। बेटा इसको 150 कर दो, इससे 120 करो, अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए जब वो हद आ गई,
اگر مزید آپ نے اس کو بڑھایا تو ریٹ آف ریئیکشن نہیں بڑھے گا. اب بیٹا جو لمٹنگ ہے، لمٹنگ اس کو بڑھائیں گے تو ریٹ آف ریئیکشن بڑھے گا، ورنہ نہیں بڑھے گا بیٹا، وہ ایک ہی رفتار سے جاری رہے گا. بات بیٹا سمجھ آ گئی نا؟ تو بچوں ہم نے پڑھا انزائم کی مقدار بڑھانے سے ریٹ آف ریئیکشن بڑھتا ہے ایک حد تک. وہ حد کیا ہے؟ جب بیٹا انزائم اور سبسٹریٹ برابر ہو گیا. جب وہ حد آ گئی، اگر مزید آپ نے انزائم کی مقدار کو بڑھایا تو ریٹ آف ریئیکشن بچوں نہیں بڑھے گا، کہ بلکہ وہ کانسٹنٹ ہو جائے گا، ایک ہی رفتار سے جاری رہے گا. یہ جو بچوں نمبر 1 فیکٹر انزائم کنسنٹریشن. اب بڑا بیان کرتے ہیں سبسٹریٹ کنسنٹریشن. سبسٹریٹ کی مقدار ایٹ لو کنسنٹریشن آف سبسٹریٹ. اگر سبسٹریٹ کی مقدار بیٹا کم ہے، اگر سبسٹریٹ کی مقدار کم ہے، لو ہے، then rate of reaction is directly proportional to the amount of substrate. اگر سبسٹریٹ بچوں کم ہے تو ریٹ آف ریئیکشن اسی کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا. یہ جو کم کھڑا ہوا ہے اب یہ لمٹنگ ہے، اس کو بڑھائیں گے تو ریٹ آف ریئیکشن بچوں بڑھتا جائے گا. بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ بیٹا اس نے کہا ہے کہ ایٹ لو کنسنٹریشن آف سبسٹریٹ. اب سبسٹریٹ بچوں کم ہے، بیٹا کم ہے تو لمٹنگ ہو گیا. ہم نے کہا ہے نا کہ ریئیکشن میں جو چیز کم ہوتی ہے وہ لمٹنگ ہے، اور لمٹنگ ہی ہمیشہ ریٹ آف ریئیکشن کو طے کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. تو اگر سبسٹریٹ بچوں لو ہے then rate of reaction is directly proportional to the amount of substrate. تو اس وقت ریٹ آف ریئیکشن میں کتنا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے؟ سبسٹریٹ کیا، کیونکہ اس کو بڑھائیں گے تو ریٹ آف ریئیکشن بڑھے گا. اب بیٹا ہم نے کیا کیا ہے، ادھر سبسٹریٹ کنسنٹریشن ہے، ادھر بڑا انزائم ہے. انزائم آپ نے زیادہ کر دیا ہے، سبسٹریٹ بچوں کم کھڑی ہوئی ہے. تو سبسٹریٹ بیٹا کم ہے تو ریٹ آف ریئیکشن بھی کم ہوگا. کام کم ہو رہا ہے لیکن جلدی ہو رہا ہے. کم ہونا اور ہے اور جلدی ہونا اور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا؟ اگر سبسٹریٹ کی مقدار کم ہے تو ریٹ آف ریئیکشن کم ہوگا لیکن ہوگا جلدی. کام کم جو ہے جلدی ہو جائے گا. اگر سبسٹریٹ کی مقدار بیٹا بڑھاتے جائیں تو اسی طرح ریٹ آف ریئیکشن بیٹا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. پہلے بیٹا 20 ہے، ریٹ آف ریئیکشن کم ہے، 50 بچوں زیادہ ہو گیا، 70 اور زیادہ ہو گیا، 90 کر دے اور زیادہ ہو جائے گا. لیکن ایک وہ حد آئے گی، جب وہ بیٹا حد آ گئی جب سبسٹریٹ اور انزائم برابر ہو گئے تو اب اس سبسٹریٹ کے بڑھانے سے ریٹ آف ریئیکشن بچوں نہیں بڑھے گا، بلکہ وہ کانسٹنٹ ہو جائے گا. بیٹا کیا ہو جائے گا؟ وہ کانسٹنٹ ہو جائے گا، ایک کی رفتار سے جاری رہے گا. اب اگر آپ ریٹ آف ریئیکشن بیٹا بڑھانا چاہتے ہیں تو اب اس کو بڑھاؤ جو کم ہو چکا ہے. اب انزائم بچوں لمٹنگ ہے، اس کو بڑھا دیں تو ریٹ آف ریئیکشن بچوں بڑھ جائے گا. بس سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ ہم نے کہا ہے کہ سبسٹریٹ کی مقدار بڑھانے سے ریٹ آف ریئیکشن بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، ایک حد تک بڑھے گا. جب بیٹا وہ حد آ گئی جہاں سبسٹریٹ انزائم بیٹا برابر ہو گئے تو اگر سبسٹریٹ کی مقدار آپ نے بڑھائی تو ریٹ آف ریئیکشن بچوں نہیں بڑھے گا، بلکہ وہ کانسٹنٹ ہو جائے گا، ایک ہی رفتار سے جاری رہے گا. بیٹا آپ کی بک میں ایک اس نے گراف دیا ہے، گراف بیٹا میرے پاس اویلیبل نہیں ہے. اس گراف کو بڑا بک کو اٹھا کے ذرا دیکھو، بک کھولو بڑا، بک اٹھا کے دیکھو. اس گراف میں اوپر 2 سٹریٹ لائنیں ہیں، ایک انزائم اے کھڑا ہوا ہے، ایک بڑا انزائم بی کھڑا ہوا ہے. انزائم اے کی ایک حد ہے کہ وہ اتنا ریٹ آف ریئیکشن کنٹرول کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. بیٹا اسی طرح انزائم بی کھڑا ہوا ہے، وہ بھی ایک حد تک ریٹ آف ریئیکشن کر سکتا ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا. دونوں انزائم اے اور انزائم بی کی اس نے ایک حد آپ کو بتا دے کہ میکسیمم وہ اتنا ریٹ آف ریئیکشن کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر بڑا سبسٹریٹ آ رہی ہے، لائن نیچے سے آ رہی ہیں، اس کو دیکھو لائن جو بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، کرو ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ سبسٹریٹ کی مقدار بڑھانے سے ریٹ آف ریئیکشن بچوں بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. آگے چل کر جہاں سبسٹریٹ اور یہ انزائم بیٹا برابر ہو رہے ہیں، وہاں جا کر اگر آپ نے سبسٹریٹ کی مقدار کو بڑھایا
تو रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों बढ़ने के बजाय बल्कि यूं सीधी लाइन कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ रहे बेटा? पहले बेटा यहाँ से सबस्ट्रेट उठी है, वो कर्व हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब वो एंजाइम और सबस्ट्रेट बेटा बराबर हो गए तो अब उस सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं जाएगा, बल्कि यूं सीधी लाइन कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? वहां जाकर सबस्ट्रेट और एंजाइम बेटा बराबर हो गए, वो हद आ गई है। उसके आगे सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बेटा नहीं बढ़ेगा, बल्कि कांस्टेंट हो जाएगा। बेटा उस तरह एक और सबस्ट्रेट दी हुई है जिसे एंजाइम बी कंट्रोल कर रहा है, उसकी मिकदार बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब वो एंजाइम बी और वो सबस्ट्रेट बराबर हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों मजीद आगे जाने की बजाय, बढ़ने की बजाय, बल्कि बच्चों कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसने आपको उस ग्राफ में दिखाया कि सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों बढ़ता है एक हद तक, लेकिन जब वो सबस्ट्रेट और एंजाइम बराबर हो रहे हैं फिर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा, बल्कि सीधी लाइन आ गई है, वो दोनों चीजें बराबर हो चुकी हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। बेटा जहां से सबस्ट्रेट ऐसे उठी है ना, वो लिखेगा एक्टिव साइट स्टिल अवेलेबल, आगे बढ़ नजदीक जाकर एंजाइम के नजदीक जाकर फिर लिखता है एक्टिव साइट ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई, यानी कि अब सबस्ट्रेट और एंजाइम बराबर हो रहे हैं। देखो बेटा, देखो ना, पहले शुरू में यूं है कि सबस्ट्रेट जो कम है रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों ज्यादा है, यहां नजदीक जाकर सबस्ट्रेट और एंजाइम बच्चों तकरीबन बराबर हो रहे हैं, वो हद आने वाली है। जब हद बेटा आ गई, दोनों बराबर हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। बेटा ग्राफ खुद कर लेना है, परेशान होना बेटा उससे। आगे बेटा नंबर थर्ड फैक्टर आ रहा है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों बढ़ता है, लेकिन एक हद तक, up to some extent, up to some limit. Rate of reaction increases with increase in temperature, but up to some certain limit. एक हद तक टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जब बेटा वो हद आ गई, जब बेटा वो हद आ गई, अगर मजीद आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या हो जाएगा? कांस्टेंट नहीं होगा, याद करना, बल्कि वो डिक्रीज होगा, कम होगा। बेटा याद करना, पीछे दो जो हमने फैक्टर पढ़े हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उन दोनों की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन जब वो हद आ गई, लिमिट आ गई, अगर मजीद आपने एंजाइम कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता था। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों वहां क्या होता है? कांस्टेंट है। लेकिन जब टेम्परेचर आएगा, इसकी हद आएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों कांस्टेंट होने की बजाय यहां पर कम होगा, डिक्रीज होगा, याद करना। बार बार आपसे कह रहा हूं, सबस्ट्रेट और एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है एक हद तक। जब बेटा वो हद आ गई तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन जब इसकी हद आएगी तो वहां चलकर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि बच्चों वो डिक्रीज होगा। उसका क्यों होता है इसको बच्चों आगे ध्यान करते हैं। ऑल एंजाइम कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑल एंजाइम कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट देयर बेस्ट। तमाम एंजाइम एक हद तक, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक मैक्सिमम काम कर सकते हैं, यानी कि हर एंजाइम की स्पेसिफिक टेम्परेचर की एक हद है, उस हद तक जो मैक्सिमम काम करेगा। अगर वो हद आ गई और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर उसकी एफिशिएंसी मजीद नहीं बढ़ेगी। तो एंजाइम जिस टेम्परेचर पर सबसे मैक्सिमम काम कर सकता है, वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर खड़ा हुआ है, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। जहां वो एंजाइम सबसे बेस्ट काम कर सकता है, उससे मजीद बेस्ट, बेहतर काम वो एंजाइम नहीं कर सकता। तो बच्चों वो टेम्परेचर जहां एंजाइम मैक्सिमम काम कर सकता है, सबसे बेहतरीन काम कर सकता है, वो टेम्परेचर ऑप्टिमम कहलाता है। जैसे बड़ा समझाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है,
ये वो आइडियल टेम्परेचर है, कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारे अंदर जहां ये एंजाइम सबसे बेस्ट काम कर सकता है। वरना बड़ा याद करना, वैसे आम तौर पर एंजाइम के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड आम तौर पर बच्चों, आम तौर पर एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर बेटा कितना होता है, वो होता है 40। बेटा हमारे बॉडी का 37 है, तो हमारे अंदर ऑप्टिमम इसका टेम्परेचर 37 है, ये आइडियल टेम्परेचर है। अब कहते हैं वो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हीट या टेम्परेचर क्या देता है आपको? हीट प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। टेम्परेचर बढ़ाने से उन एटम्स की, मैलिक्यूल की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ती है, मैलिक्यूल एक्टिवेट हो जाने हैं, और काइनेटिक एनर्जी ये भी बढ़ती है। जब टेम्परेचर देते हैं ना, तो मैलिक्यूल बेचारे इधर उधर भागते दौड़ते हैं। सबसे पहले उनकी वाइब्रेशन में, थरथराहट में इजाफा होता है। ये बड़ा टेम्परेचर आपने दिया ना, तो उनकी थरथराहट, वाइब्रेशन ऐसे बच्चों ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। पहले पहले वाइब्रेट करते हैं थोड़े बहुत ऐसे। फिर काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। मैलिक्यूल पहले थरथरा रहे थे, अब आगे पीछे भागे दौड़ेंगे। फिर कोलिजन होगा, जब दौड़ेंगे तो मैलिक्यूल एक दूसरे के साथ बच्चों टकराते हैं। जैसे बेटा मैं कहता हूँ ना, आपने एक बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, आप उसको बेटा टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने से सबसे पहले क्या होगा मेरे बच्चों, उन मैलिक्यूल की वाइब्रेशन में इजाफा होगा। फिर बड़ा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मैलिक्यूल इधर उधर भागे दौड़ेंगे। जब भागे दौड़ेंगे तो जाकर उनका कोलिजन होगा, उनका आपस में टकराव होगा। देन ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन बेटा उसका बढ़ जाएगा। जैसे हम किसी को बच्चों बॉयल करते हैं ना, तो अंदर से कड़ कड़ की आवाजें आ रही, तो उस वक्त मैलिक्यूल एक दूसरे के साथ सट्राइड कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, टकरे मार रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाकर। बेटा उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम दौड़ भाग रहे हैं, उनकी स्पीडें लगी हुई हैं, तो फिर उनका एक्सीडेंट होगा, टकराव होता रहेगा। तो हीट टेम्परेचर आपको दो चीजें देते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी और काइनेटिक एनर्जी भी। इफ वाइब्रेशन बिकम्स टू वायलेंट, अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगी, रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, उससे बड़ा एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एंजाइम का स्ट्रक्चर गोल है वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। दिखाते बड़ा इस ग्राफ में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। बेटा ये है रेट ऑफ रिएक्शन, इधर ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये बड़ा टेम्परेचर है। बेटा हमने क्या किया, आम तौर पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटा हमारा 37 होता है, यहाँ पे 37, ये बड़ा 40 के लिहाज से दिखा रहे हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ये रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। लेकिन जब वो हद आ गया, हद बड़ा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब बड़ा वो हद आ गई, मजीद आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों ऐसे आगे जाने की बजाय वो, या यूं बच्चों कांस्टेंट होने की बजाय यूं उसमें डिक्रीज आ रहा है, कमी आ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बच्चों कम होती जा रही है, डाउन आ रहा है। ये देखो ना बड़ा, ये रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जा रहा है, इधर देखो ये कम होता जा रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जा रहा है। ये जगह जाकर बच्चों जीरो भी हो सकता है। ये भी याद करना है कि यकदम फॉल नहीं आएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद यकदम बच्चों ये लाइन यूं जीरो नहीं हुई, नीचे नहीं आई, बल्कि कर्व वो क्या आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। देखो बड़ा 50 के ऊपर भी ये इतना रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी है, इतना अभी भी है। बेटा 60 पे इतना अभी भी है, लेकिन एक हद जब आई वहां जीरो पे हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा एक हद तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जब बेटा वो हद आ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों कांस्टेंट होने के बजाय यूं उसमें डिक्रीज आएगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा उससे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, उसकी एक्टिव साइट वो खराब होती है। कहते हैं बेटा टेम्परेचर ग्रेटली अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़े ये बात ठीक है उसकी,
ऑब्जेक्टिव भी आएगा. If the temperature is increased by 10 डिग्री सेंटीग्रेड the rate of reaction action is double. बेटा वो डबल हो जाएगा. हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद रेट ऑफ एक्शन डबल होगा, लेकिन बेटा एक हद तक. जब बेटा वो हद आ गई तो फिर रेट ऑफ एक्शन कम होगा. Denaturation of enzyme occurs between 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर बेटा जो बढ़ेगा तो एंजाइम डीनेचर होते जा रहे हैं, यानी कि बेटा उसकी एक्टिव साइड खराब होती जा रही है, एंजाइम बेचारा बीमार होता जा रहा है. मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी अकर्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर. बेटा ऑप्टिमम 40 है, तो मैक्सिमम एक्टिविटी आप ऑप्टिमम टेम्परेचर पर देख सकते हैं.